ये अभी जो नियाज कमेटी जो है रफ़ी नगर में डायलिसिस चल रहा है, वहाँ पर डॉक्टर्स बैठते हैं, वहाँ पे लोगों को एडमिट किया जाता है, ट्रीटमेंट हो रहा है वहाँ पर। आप क्या बता रहे हो कि काम नहीं हुआ है? कोई ऐसा कम्युनिटी हॉल नहीं है, शादी होती है वहाँ पर लोगों की। आप बता रहे हो काम नहीं हुआ। रोड तो बने हैं, सीमेंट के रोड बन गए सारे, यहाँ पे पानी की सप्लाई हुई, पानी आने लगा यहाँ पर। कितनी सारी चीज़ों पर आवाज़ उठाई गई समाजवादी पार्टी के द्वारा। समाजवादी पार्टी के अलावा कोई MIM वगैरह नहीं थी इलाके में, नहीं वजूद नहीं था MIM का। से क्यों, मतलब आपके ऊपर जो इल्ज़ाम है कि सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी को फैयाज आलम ने डैमेज किया है, तो ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्यों किंग मेकर आपको बोला जा रहा है? जो कॉरपोरेटर्स MIM के जीत करके आए हैं, क्यों इन तमाम लोगों का किंग मेकर आपको बोल रहे हैं? कि शायद इससे पहले शायद मीडिया में कोई आकर, शायद इनके सामने नेशनल मीडिया में, इतना बड़ी मीडिया में किसी ने आके शायद अब तक कोई पब्लिकली बोला नहीं है। शायद इसकी वजह से इनको जो है कि शायद गुस्सा आ गया होगा। तो मतलब खुली बात यह है कि किंग मेकर नहीं है आप। 6 कॉरपोरेटर जो 8 सीट्स, मतलब 7 सीट आई है इस इलाके में, उसमें फैयाज आलम का कोई हाथ नहीं है। वो अपने अपने मेहनत से जीते हुए। लेकिन हमने गोंडी के अंदर एक नारा दिया कि गोंडी को बाहरी नेता से बचाओ, तो वो मूवमेंट जो है कि हमारा काम कर गया। कि उसके बाद हमने जो है कि MLA इलेक्शन में एक लोकल कैंडिडेट की मांग करी कि भाई अब कोई भी अभी MLA इलेक्शन आएगा तो तुम लोकल MLA को करवाओगे? कहीं वारिस पठान को यहाँ से भेज के इलेक्शन लड़वा दिया गया MLA का, तो तुम्हारी यही वाली मुहिम चलेगी क्या? देखिए, जितने कॉर्पोरेटर से 171 के सब रिजाइन कर देंगे कि हमारा ये मुद्दा था पहले भी कि हम नहीं यहाँ पर किसी को बाहर के लोगों को आने देंगे। अगर अब बेचती है पार्टी तो अब हम सब पार्टी छोड़ करके कन्वर्ट हो जाएंगे या कुछ और देखेंगे। मोबाइल और पॉलिटिक्स को कहाँ मिला रहे हो आप? मोबाइल को इसके लिए मोबाइल और पॉलिटिक्स को कहाँ मिला रहे हैं? मोबाइल अलग है और पॉलिटिक्स अलग है। मोबाइल को मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि MIM को या किसी को पार्टी में से किसी को शायद मुझे एज ए कैंडिडेट देखना शायद पसंद नहीं आ रहा हो, या मतलब फैयाज आलम शेख वो नाम है कि शायद गोंडी के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा आगे आने वाले टाइम पे। ये लेटर आप कुलाबा पहुंच गए थे क्या? चलकर मैं कुलाबा नहीं गया था, मुझे कुलाबा बुलाया गया था। कुलाबा की, अरे तो आप गए क्यों? मुझे बनती कि उनकी बात इलेक्शन के टाइम पे जाकर के आप बात समझने के लिए पहुंच गए। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ? आप ऐसे क्यों नहीं करते कि अभी आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेना? जब फिर कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो जाएंगे, समाजवादी या कोई भी पार्टी आप ज्वाइन कर लेना। जब इलेक्शन आने वाले रहेंगे तब सब वापिस से MIM में आ जाना। तो MIM तो ऐसे लोग को ले लेती है ना। 14,000 से भी ज्यादा वोट जो मिले है ना, वो कोई 1-2 दिन की मेहनत से इतने ज्यादा वोट नहीं मिले, बल्कि ये जम्मू कुरैशी का भी वहाँ पे काम था, जमीर कुरैशी का भी काम था। आपके एंटी वोट थे वो यहाँ पर जो है कि आके प्लस हो गए थे, और मतलब जमीर कुरैशी का कुछ लेना देना ही नहीं है। और जो है कि पतंग के निशान के वोट को लोगों ने जमा किया, और जमा करके वहाँ पे बेधड़क लोगों ने बटन दबाया। ये अवाम, जमीर कुरैशी का कोई रोल ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, कुछ नाम ही नहीं है, कोई फेस वैल्यू नहीं। 139 में ऐसा क्या फेस था? ऐसा तो कोई काम नहीं था, ऐसा कोई फेस नहीं था। अगर ऐसा फेस होता तो आप उसको टिकट देते, लेकिन आतिफ को टिकट दिया गया। आतिफ का ग्राउंड उसमें काम किया होगा उन्होंने, उसके बाद में उसका फेस वैल्यू उन्होंने क्रिएट किया होगा। अभी इलेक्शन खत्म हुए और इस दौरान समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाने वाला 171 जो विधानसभा था, यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है पूरी तरीके से साफ हो गई। और इस तमाम सीटों के ऊपर, बल्कि उससे ज़्यादा सीटों पर MIM यहाँ पर विन हुई है, और अलग अलग चेहरे हैं MIM के। लेकिन इन तमाम चीज़ों के पीछे जिस तरीके से एक नाम आ रहा है फैयाज आलम, और उस फैयाज आलम के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा जो डैमेज किया है वो फैयाज आलम ने किया है। उसके अलावा ये भी लग रहा है कि किंग मेकर फैयाज आलम, इस तरीके के आर्टिकल भी छपे हैं कि इन तमाम कॉरपोरेटरों की जीत के पीछे एक अलग नाम है, वो फैयाज आलम का। तो मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल के ऊपर, लाइव के ऊपर, फैयाज आलम का। सर बहुत स्वागत है आपका नुक्कड़ न्यूज़ के ऊपर। सर, तमाम चीज़ों के पीछे 2 तरीके से आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। एक तो किंग मेकर भी आपको बोला जा रहा है, फिर उसके अलावा आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी को डैमेज किया, उसी वजह से समाजवादी पार्टी को इतने जो पूरे तरीके से यहाँ से उखाड़ दिया गया। क्या बोलेंगे इसके ऊपर? आमिर भाई, मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ, नुक्कड़ लाइफ का, कि आपने मुझे अपनी बात रखने का जो है कि मौका दिया। तो मैं आपके दर्शकों को ये बताता चलूँ कि जिस तरीके से अभी आपने सवाल किया कि आपने जो है कि सत्ताधारी पार्टी मतलब समाजवादी पार्टी जो पिछले 15-20 सालों से यहाँ पे राजकारण कर रहे थे, कि उनका चोपड़ा साफ करके जो है कि यहाँ पे दूसरी पार्टी मतलब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है कि यहाँ पे झंडा गाड़ा। तो मैं आपके दर्शकों को ये बताता चलूँ कि ये कोई 1-2 दिन की मेहनत नहीं थी, कि तकरीबन हमारी 7 से 8 साल ये पुरानी मेहनत है। कि तकरीबन मुझे अभी भी याद है कि मेरी शायद आपसे एक बार मुलाकात भी हुई थी। आप मुझे बता भी रहे थे कि एक होटल में बैठे थे हम लोग और चाइनीज भी खा रहे थे, तो आपने मुझे उस टाइम पे टोका था कि भाई ये गोंडी सिटीजन जो फोरम है ये कौन चला रहे थे? हम दोनों खा रहे थे। कौन ने किसका बिल भरा वो भी बताइए, तो दर्शक हमारे बोले हैं कि फैयाज आलम ने खाना खिलाया। हम दोनों खा रहे थे बैठ के, और हम दोनों टेबल पे बैठे हुए थे। तो अलग अलग टेबल पे थे, अलग अलग खा रहे थे। आप अलग खा रहे थे और मैं अलग खा रहा था।
तो उस मौके पे आपने सवाल मुझसे पूछा था कि मैंने आप मतलब एक बात उठी थी, तो आपने पूछा था कि गोंडी सिटीजन फोरम कौन चलाता, तो मैंने आपको ये बताया था कि वो फोरम हम लोग चला रहे हैं, हमारी टीम। तो उस टाइम के मौके से मतलब वो हालांकि कुछ 2020 का कुछ टाइम होगा, हालांकि मुझे तो गालिबन याद है 2020 वगैरह का टाइम है। तो उससे भी 1-2 साल पहले से हम लोग जो है कि फॉरम वगैरह बना के हम लोग काम कर रहे थे ग्राउंड के ऊपर, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम काम करते हुए चले आए थे कि उस फॉरम के थ्रू हमने गोंडी के जो है कि छोटे से लेके बड़े मुद्दे तक हमने काम किया था इस फॉरम के थ्रू। और फिर मेरी जब अतीक सर से जब मुलाकात हुई, तो इसी फॉरम के थ्रू हमारी मुलाकात हुई थी कि एक विशेष मुद्दे, गालिबन मुझे याद है कि एसएमएस कंपनी का मुद्दा था कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल करी थी, उससे पहले का मुद्दा था। पहले से मुराद कि हम एक टीम बना रहे थे, स्ट्रेटेजी बना रहे थे, तो उसमें हमने गोंडी के अलग अलग एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर और जो जो सामाजिक खिदमत अंजाम दे रहा था, ऐसे लोगों को हमने आमंत्रित किया था। और एक समाजवादी पार्टी के अलावा कोई एमआईएम वगैरह नहीं थी इलाके में, नहीं, कोई वजूद नहीं था एमआईएम का। एमआईएम का तो कोई एक्टिव फेस तो यहाँ पे नहीं था गोंडी के अंदर। मतलब अगर जो अलग अलग लेवल पे लोग काम कर रहे थे, कोई अपने खुद के चेहरे पे काम कर रहा था, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे काम कर रहा था, सोशल वर्कर, तो हमने सारे लोगों को आमंत्रित किया, इत्तला किया, इंटीमेट किया कि भाई आपको एक मंच पे आके काम करना है जॉइंटली। तो हमने सबको गोंडी सिटीजन वेलफेयर फोरम के मंच के ऊपर सबको आमंत्रित करके एक फोरम से जोड़ा, और जोड़ने के बाद हमने सिर्फ एसएमएस कंपनी नहीं, गालिबन बहुत सारे मुद्दे पे हमने जो है कि अलग अलग आवाज उठाई। उसके बाद जब सर से मेरी मुलाकात हुई, तो सर से भी मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर आप बजाय एक अकेले काम करने के, आप हमारे साथ एक टीम वर्क के थ्रू, एक बॉडी के थ्रू हमारे साथ कौन से सर की बात कर रहे हैं? मैं अतीक सर की बात कर रहा हूं। अतीक सर वो टाइम पे क्या काम कर रहे थे? अतीक सर एक पुराने सोशल वर्कर है और एजुकेशनिस्ट थे कि बच्चों को जो है कि ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे थे वो टाइम पे, और राशन वगैरह के इश्यूज पे वो काम कर रहे थे, और बहुत सारे मुद्दे पे वो जो है कि काम कर रहे थे। उस दौरान जब मेरी मुलाकात हुई तो उनसे, तो मैंने उनको पर्सनली खुद ही अप्रोच किया कि सर एक काम कीजिए, आप इंडिविजुअल अगर काम कर रहे हो, आपके लेवल पे काम कर रहे हो, तो उसको एक टीम वर्क के थ्रू और एक फॉरम के थ्रू हम लोग मिलकर काम करते हैं, तो मिलके काम करने से क्या होगा, एक ताकत बनेगी, एक ग्रुप बनेगा, और जो भी काम हम लोग उठाएंगे उसको एक्टिवली जो है कि प्रेशराइज करा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने उनको आमंत्रित किया था। अच्छा, ये क्यों, मतलब आपके ऊपर जो इल्ज़ाम है कि सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी को फैयाज आलम ने डैमेज किया है, तो ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्यों किंग मेकर आपको बोला जा रहा है? जो कॉर्पोरेटर्स एमआईएम के जीत करके आए हैं, क्यों इन तमाम लोगों का किंग मेकर आपको बोल रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी को डैमेज करना, मैं अपने आप को इस तरीके से मैं अपने आप को नहीं समझता कि मैं कोई किंग मेकर हूँ या मैंने पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को डैमेज किया। बल्कि सिर्फ मैं इतना जानता हूँ कि गोंडी के अंदर शायद मुझसे पहले कोई आवाज उठाने से जो हिचकिचाता था, कि मुझे आज भी याद है कि 2020 के टाइम पे जुलाई का महीना था कि सबसे पहला मेरा एक इंटरव्यू रिलीज हुआ था जी न्यूज 24 तास में। उस इंटरव्यू में मैंने एसएमएस कंपनी के ऊपर बाइट दी थी। तो बाइट देने के बाद मुझे इन्हीं समाजवादी के लोगों की तरफ से थ्रेट आने शुरू हो गए कि भाई तुमको क्या करना है, मतलब तुमको कोई नेता बनना है कि कोई पॉलिटिक्स करना है, आप क्या कर रहे हो। तो मतलब बहुत तरीके के मुझे थ्रेट वगैरह आए थे। तो उस टाइम पे मुझे एहसास हुआ था कि शायद इससे पहले शायद मीडिया में कोई आकर, शायद इनके सामने नेशनल मीडिया में, इतना बड़ी मीडिया में किसी ने आके शायद अब तक कोई पब्लिकली बोला नहीं है, शायद इसकी वजह से इनको जो है कि शायद गुस्सा आ गया होगा। तो उस मौके पे मुझे धमकी वगैरह आई थी, लेकिन मैंने अपना जो है कि मूवमेंट और अपना जो है कि मीडिया के सामने आके बात करना और अपनी बातें रखना, मैंने जो है कि पीछे नहीं हटा। मैं मुसलसल उसके बाद से लेके अब तक मैं जो है कि काफी इंटरव्यूज वगैरह और काफी जो है कि लोगों में जो है कि मैं आवाज उठाते चले आया हूँ। शायद उसी आवाज उठाने का नतीजा है कि मुझसे काफी लोग जुड़ते गए, और जुड़कर काफी लोग संगठित हुए। उसमें सर भी मेरे साथ जुड़े थे, और सर भी जुड़ने के बाद के बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह आप देखेंगे कि बहुत सारे मीडिया इंटरव्यूज है जिसमें सर हमारे साथ में खड़े हैं, और साथ में खड़े रह के हमने काफी मुद्दों पे एक साथ उठाकर काम जितनी किया। चीजें हुई है सब गोवंडी सिटीजन फोरम के फेस पे हुई है। बेशक बेशक, गोंडी सिटीजन वेलफेयर फोरम के थ्रू हमने जो काम किया था उसको एमआईएम के टैग से भी हमने जोड़ा था। एमआईएम की एंट्री कभी भी इन सभी चीजों के बीच में, क्योंकि पूरा एक लोगों को आप जैसे बता रहे हैं कि हमने एकत्रित किया, सब लोगों को बुलाया, एक साथ काम करने की बात की, एमआईएम कहाँ से घुसी इसमें? देखो, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी थी कि कुछ ऐसी प्लानिंग थी कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो पॉलिटिकल नाम पे अगर करने से जो है कि लोगों में उतनी रीचिंग नहीं जाती, कि लोग उसको पॉलिटिक्स समझ के उसके ऊपर से अटेंशन और जो है कि ध्यान हटा देते। तो इसके लिए हमने एक फोरम के थ्रू एक शुरुआत की कि फोरम से लोगों को लगेगा एक कलेक्टिवली एफर्ट से और कलेक्टिवली काम किया जा रहा है। तो एमआईएम के फेस को हमने, मतलब अतीक सर जो है कि मतलब सिटीजन फोरम के पहले एमआईएम थी? सिटीजन फोरम पे मैं काम कर रहा था,
और अतीक सर जो आए थे वो एमआईएम के टैग से आए थे, लेकिन मैंने उनको अपने एमआईएम के टैग को साइलेंट रखने के लिए कहा था कि भाई आप जो है कि एमआईएम के टैग से अगर काम करोगे तो किंग मेकर नहीं हो रहे कहीं से। नहीं, अगर मैं अपने आपके दर्शकों को क्लियर कर दूं, आप जो पहले बता रहे हैं हाँ, कि एमआईएम के थ्रू ही अतीक सर आपसे जुड़े थे, तो मतलब अतीक सर पहले ही से एमआईएम में थे? अतीक सर पहले से एमआईएम में थे, और अतीक सर के एमआईएम में आने से पहले मैं खुद, जैसे यहाँ पे जो है कि तालुका प्रेसिडेंट अतीक सर को बनाया गया था, अतीक सर से पहले यहाँ पे नासिर नवाब सर थे, और नासिर नवाब सर के साथ मैं खुद पर्सनली एमआईएम से जुड़ा हुआ था नासिर नवाब सर की टीम में। तो एमआईएम के लिए हम पहले से काम कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि 7 साल से हम लोग एमआईएम के लिए काम कर रहे थे, और उसके बाद फिर फोरम वगैरह जो हमने जो काम किया फोरम के थ्रू, हमने एमआईएम के नाम को सामने नहीं लाया। उसमें भी रीजन था कि अगर हम लोग एमआईएम के नाम से काम करते तो शायद ये हो सकता था कि लोग ये समझे कि भाई ये लोग राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसके लिए हमने कि गोंडी सिटीजन वेलफेयर फोरम के थ्रू कि अपने जो है कि सारे जो है कि काम को जो है कि उस फोरम के थ्रू नाम दिया, ताकि लोगों में कोई निगेटिव और कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं जाए। तो मतलब खुली बात यह है कि किंग मेकर नहीं है आप? नहीं, मैं अपने आप को किंग मेकर अभी भी नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले सोशल मीडिया पे तो चल रहा है, लोग चला उसके रहे हैं। अलावा पेपर में देख रहा हूँ, मैंने 2-3 आर्टिकल देखे, तब तो मैं आपके पास बैठा हूँ बात चला रहे हैं। मैंने कहीं पे अपने आप को ये आकर्षित नहीं किया कि मैं किंग मेकर हूँ। अभी भी देखो, मैं आपके सामने एक एसएस दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है कि मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे चैट जीपीटी ने खुद कहा है कि एमआईएम कैंडिडेट की ये जीत पार्टी सैंपल से ज्यादा गोंडी सिटीजन वेलफेयर फोरम और एडवोकेट फयाज आलम शेख के ग्राउंड लेवल ट्रस्ट का नतीजा है। मतलब मैं कोई ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ जीपीटी बोल रहा है। ये चैट जीपीटी मतलब जो प्रोग्रामिंग है, यानी सिस्टम है। देखो, सिस्टम तो कोई चीज डिनाई नहीं कर सकता कि इंसान एक बार पीछे हट जाएगा, लेकिन सिस्टम नहीं हटेगा। तो मेरा बोलने का मकसद क्या है कि किंग मेकर बताना या आपके चैनल के सामने आके मुझे अपने नाम को हाईलाइट करना, ये मेरा मकसद नहीं है, बल्कि जनता में क्या सच्चाई है वो असल जाना चाहिए। फैयाज आलम की कोई इसके पीछे कहानी नहीं है, कोई हाथ नहीं है इन तमाम 6 कॉर्पोरेटर जो 8 सीट्स मतलब 7 सीट आई है इस इलाके में, उसमें फैयाज आलम का कोई हाथ नहीं है। वो अपने अपने मेहनत से जीते हुए। देखिए आमिर भाई, आपको ये पता रहेगा कि गोंडी, मानपुर, शिवाजी नगर में पिछले 15-20 सालों से राजनीति जो किसकी चल रही, समाजवादी पार्टी की। और समाजवादी पार्टी की खिलाफ जो भी समाजवादी पार्टी के लिए जो एंटी इनकम्बेंसी बनाने का जो काम है ना, वो किसी और ने नहीं किया। आप खुद पता नहीं कितनी बार मेरा खुद आपने इंटरव्यू ले चुके हो कि समाजवादी पार्टी की जितनी भी नाकामी थी, कि गोंडी के अंदर उनकी जितनी भी नाकामियां थी, उसके ऊपर खुले मंच पे हमने जो है कि आरटीआई के थ्रू और बहुत सारे डॉक्यूमेंट के थ्रू हमने जनता में चीजें हाईलाइट करी। और वो सारी चीजें जो एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है ना, वो हमारा 6 से 7 साल 8 साल हमने इनके जो अगेंस्ट में जो काम थे इनके समाजवादी पार्टी के, बहुत सारे मटेरियल जमा करके हमने जनता के सामने दिखाया। तो जनता को ये चीज पता चली कि समाजवादी पार्टी जो है कि समाज के काम को करने में असफल है। लोगों ने वो मैंडेट बनाया, और समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो मर्ज होके जो है कि पार्टी के साथ में टैग हुआ, उनका मैंडेट और उनका वोट। ये आपको भी ये सारी चीजें क्लियर है। समाजवादी पार्टी क्या वीकनेस थी, क्या काम नहीं किया? काम तो किया उन्होंने। समाजवादी पार्टी का वीकनेस से मुराद क्या है कि मैंने जब सबसे पहले आपको बताया कि मैं जिस तरीके से मैंने एक आवाज उठाई थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ पे कौन सी पार्टी है कौन सी नहीं है। सबसे पहला मैंने एसएमएस के ऊपर जब बाइट दिया, तो बाइट देने के बाद मुझे थ्रेट आना शुरू हो गया। तब मुझे पता चला कि शायद समाजवादी पार्टी को शायद सामाजिक काम करने से उनको तकलीफ होती हो। तो वहां से ऐसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने जो है कि डरा के रखा हुआ था। तो वो ऐसे बहुत सारी नाकामियां जो है कि जनता के सामने आई कि वाकई में ये डराने वाली पार्टी है। और समाजवादी पार्टी अगर काम करी होती थी तो जनता के सामने आकर खुल के अपने काम को रखती थी, ना कि लोगों को डरा के वोट मांगती थी। मैंने काफी इलेक्शन में देखा, एमएलए इलेक्शन में भी देखा कि वो कभी अपने काम नहीं गिना पा रहे। यहाँ पे एक एमएलए के पास, आपको भी पता रहेगा कि एक एमएलए के पास अगर 5 साल के अंदर मिनिमम से मिनिमम मैं बताऊंगा तो 25 करोड़ से भी ज्यादा निधि पास होती है 5 साल के पीरियड के अंदर। अगर एक आमदार 25 साल अपना 15-20 साल अगर एक आमदार आके यहाँ पे राजकारण कर रहा है, तो अब तक जो है कि कई करोड़ उसके पास फंड आ जाना चाहिए, कि कई करोड़ फंड आने के बाद उसको जो है कि यहाँ पे काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी भी लोगों को सिर्फ नाली, गली, चाली, मीटर, इसी बुनियादी जो है कि सहूलतों में जो है कि सिर्फ उसी के नाम पे वोट मांग के और उसी में लोगों को फंसाया गया। आज भी कोई मुस्तकिल, कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुआ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो कोई आज भी कोई ऐसा कोई कम्युनिटी हॉल नहीं मिलेगा आपको कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक के लिए चलाया जा रहा हो। कोई ऐसा जो है कि आपको बड़ा कोई यहाँ पर जो है कि कोई कॉलेज नहीं मिलेगा आपको, जो है कि यहाँ के बच्चों के लिए जो है कि इस्तेमाल किया जा रहा हो। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो यहाँ पे होना चाहिए। के अभी जो नियाज कमेटी जो है रफी नगर में, डायलिसिस चल रहा है, वहाँ पर डॉक्टर्स बैठते हैं, वहाँ पे लोगों को एडमिट किया जाता है, ट्रीटमेंट हो रहा है वहाँ पर। आप क्या बता रहे हो कि काम नहीं हुआ है?
कोई ऐसा कम्युनिटी हॉल नहीं है, शादी होती है वहाँ पर लोगों की। आप बता रहे हो काम नहीं हुआ, रोड तो बने हैं, सीमेंट के रोड बन गए सारे, यहाँ पे पानी की सप्लाई हुई, पानी आने लगा यहाँ पर। कितनी सारी चीज़ों पर आवाज़ उठाई गई समाजवादी पार्टी के द्वारा। देखिए, समाजवादी पार्टी ने काम किया होता था तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक कब्रिस्तान था। मैं खुद उसमें काफी मैंने वो कब्रिस्तान के मुद्दे को हाईलाइट किया था और मैंने यहाँ की मिट्टी की जांच भी करवाई थी। समाजवादी पार्टी का जो सबसे बड़ा फॉल्ट क्या था आपको बता दूं कि इनके पास जो कॉन्ट्रेक्टर और जो ठेकेदार जिनको इन्होंने काम दिया हुआ था मट्टी डालने का, वो मट्टी डालने में भी इतना बड़ा करप्शन और इतना बड़ा घोटाला किया था कि वहां पे लाशें जो है कि लाशें गल नहीं रही थी। वो मट्टी जो है कि प्रॉपर नहीं थी। ऑफिसर ने खुद बताया कि ये मट्टी जो है कि प्रॉपर नहीं, जिसकी वजह से बॉडी डिस्पोज ऑफ हो नहीं रही है। ये इस तरीके के करप्शन जब बताओगे कब्रिस्तान की मिट्टी में भी करप्शन था, तो इनके कामों में कितनी बड़ी सच्चाई है आप खुद समझ सकते हो कि ये मट्टी तक इन्होंने मतलब इतना बड़ा बड़ा करप्शन किया था यहाँ पे। और काम में आपको बता दूं कि इनका जो नियाज माइनॉरिटी जो कॉलेज की अपना ये इसकी जो हेल्थ पोस्ट की आप बात कर रहे हो जो यहाँ पे बना के रखे उन्होंने, कि वो जिस जमीन पे आपको भी पता रहेगा कि वो जमीन जो है कि प्रॉपर तरीके से आज भी उसका कोई फॉर्मेलिटीज और कोई डॉक्यूमेंटेशन उसका प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे जो शाहू गार्डन के अंदर जो इन्होंने टर्फ बनाया था, वो भी हमने जो है कि प्रशासन से जो है कि शिकायत करने के बाद उस टर्फ को बंद करवाया, क्योंकि वो बच्चे जो वहां पे पढ़ते थे लाइब्रेरी में उनको उस टर्फ से तकलीफ होती थी, इसकी वजह से हमने शिकायत करके वो टर्फ भी उनका बंद करवाया। तो ऐसे बहुत सारे इनकी नाकामी के काम थे जो हमने जनता में दिखाया कि ये लोग ये काम में जो है कि करप्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता के साथ जो है कि विश्वासघात किया जा रहा था। उस विश्वासघात को जो है कि जनता ने समझा तो जनता ने इनके खिलाफ वोट किया। एमआईएम पार्टी की मतलब एमआईएम पार्टी की कैसे एंट्री यहाँ पर हुई? एमआईएम पार्टी की एंट्री जो है कि यहाँ पे ऐसी भी कि सर से हम लोग ने बैठ के आपस में मशवरा किया कि हमने जो है कि सर ने जो है कि प्रस्ताव रखा कि किसी को भी एक आदमी को जो है कि यहाँ पे जो है कि एमएलए कैंडिडेट और एमएलए लड़ना है। तो पहले तो हमने एक मूवमेंट छेड़ दिया यहाँ पे गोंडी के अंदर कि 8 अगस्त के अंदर हमने एक मूवमेंट छोड़ा कि जैसे पूरे देश भर में जो है कि जैसे हिंदुस्तान में जब अंग्रेज जब आए हुए थे तो अंग्रेजों ने जो है कि भारत को बचाने के लिए बाहरी लोगों को मतलब अंग्रेजों को भगाने का एक नारा दिया था। उसी तरीके से हमने गोंडी के अंदर एक नारा दिया कि गोंडी को बाहरी नेता से बचाओ। तो वो मूवमेंट जो है कि हमारा काम कर गया कि उसके बाद हमने जो है कि एमएलए इलेक्शन में एक लोकल कैंडिडेट की मांग करी कि भाई अब कोई भी अभी एमएलए इलेक्शन आएगा तो तुम लोकल एमएलए को करवाओगे? कहीं वारिस पठान को यहाँ से भेज के इलेक्शन लड़वा दिया गया एमएलए का, तो तुम्हारी यही वाली मुहिम चलेगी क्या? देखिए ये वहां से जैसे अभी आप बता रहे हो कि स्थानिक एमएलए होना चाहिए, उसी मुहिम को लेके आपने शुरुआत किए थे। आने वाले इलेक्शन में जब एमएलए का इलेक्शन होगा, तब अगर वारिस पठान या फिर एमआईएम ने किसी बाहर के कैंडिडेट को यहाँ से भेज दिया, तब यही वाला नारा तुम लोगों का रहेगा क्या? बिल्कुल, देखो एमआईएम अगर बाहरी नेता को लाएगी तो हम बिल्कुल सब पार्टी छोड़ देंगे, जितने कॉर्पोरेटर से 171 के सब रिजाइन कर देंगे कि हमारा ये मुद्दा था पहले भी कि हम नहीं यहाँ पर किसी को बाहर के लोगों को आने देंगे, अगर अब बेचती है पार्टी तो अब हम सब पार्टी छोड़ करके कन्वर्ट हो जाएंगे या कुछ और देखेंगे। देखो आमिर भाई मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि मैं किसी एमआईएम पार्टी का प्रवक्ता बन के आपके सामने बात नहीं कर रहा हूं। मैं एज अ इंडिविजुअल अपने आप को मैं बता रहा हूं कि मैं फैयाज आलम शेख एज अ इंडिविजुअल बाइट दे रहा हूं और मैं किसी कॉर्पोरेटर को रिजाइन देने के लिए या उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अगर वो कॉर्पोरेटर को अगर वो चीज एहसास होगी कि वाकई में गोंडी आप अपोज करेंगे? मैं तो मेरा तो अपोज रहेगा। मैं एज अ इंडिविजुअल भी अगर टीम काम कर रहे थे ना, तो आपकी जो टीम है तो सब लोग बैठ के इन तमाम चीजों का फैसला लेंगे। जितने आपके लोग हैं, आपके जो आज कॉर्पोरेटर जो जीत के इस इलाके में आए हैं, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ हो गया है। तो जैसे आप बता रहे कि हमने बैठ करके टीम बनाई थी, हमने बैठ करके डिसीजन लिया, हमारा ये डिसीजन हुआ, तो वो भी डिसीजन ऐसे ही बैठ के होगा ना, क्योंकि पहले जो आपने बैठ के डिसीजन लिया था कि नहीं स्थानिक चाहिए, तो उस टाइम भी बैठ के डिसीजन होगा, नहीं होगा कि अब टीम टूट जाएगी, अपने अपने इंडिविजुअल फैसले लिए जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा स्टेप तो यही रहेगा कि हम लोग कोई भी बाहरी पॉलिटिशियन को और बाहरी नेता को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जनता खुद एक्सेप्ट नहीं कर रही है। देखो जनता ने अभी आपके सामने दिखा दिया, अतीक सर का इलेक्शन जब भी था यहाँ पे एक बाहरी कैंडिडेट आए हुए थे नवाब मलिक साहब और अबू हाशमी साहब तो यहाँ पे स्थानिक थे सेटिंग मतलब यहाँ की सेटिंग, इसलिए उनको लोगों ने वोट नहीं दिया क्योंकि वो ये जो पार्टी थी एनसीपी थी, जो अजीत पवार साहब की थी, लोगों ने कहा कि उस जो है बीजेपी से मिली हुई है, उनकी गठबंधन है, इसलिए उनको वोट नहीं दिया। लोगों का मैंडेट बीजेपी को वोट नहीं करना वो भी एक मैंडेट था। उसके अलावा फायदा अभी इस कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी हो गया। कॉर्पोरेशन इलेक्शन तो वैसे भी एक लोकल इलेक्शन होता है और लोकल इलेक्शन में कोई बाहरी उम्मीदवार तो वैसे भी आता नहीं। कोई भी अगर उम्मीदवार है तो ज्यादातर उम्मीदवार तो स्थानिक ही होते हैं क्योंकि ये लोकल इलेक्शन है तो लोकल कैंडिडेट ही होता है। लेकिन मैं एमएलए इलेक्शन की बात करूं
तो एमएलए इलेक्शन में जिस तरीके से इस इलेक्शन में मतलब अतीक सर के जो इलेक्शन में लोगों ने जो मन बनाया हुआ है वही 101% वही मन जो आगे बीएमसी इलेक्शन में भी लोगों ने उसी तरीके से वोट भी किया। तो वो जो वोटिंग का जो पोलराइजेशन था वो एमएलए इलेक्शन से लेके लोकल इलेक्शन तक वो एज इट इज जो है कि डाइवर्ट हुआ था। तो कहीं ना कहीं लोगों का मैंडेट एकदम साफ है कि लोग बाहरी लोगों को, आउटसाइडर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे भी जब भी असेंबली इलेक्शन होगा तो मैं और आप इंशाल्लाह अगर जिंदा रहेंगे तो इंशाल्लाह जरूर देखेंगे कि आने वाले टाइम पे भी इंशाल्लाह जो है कि बाहरी उम्मीदवार पार्टी के खिलाफ चले जाएंगे? नहीं, पार्टी खुद उसी को डिसाइड करेगी। मैं जहां तक जानता हूं कि पार्टी खुद पार्टी ने डिसाइड कर लिया कि ठीक है हमको फलाने को लड़ाना है, समझ लो। फॉर एग्जांपल अपने इनको ले लीजिए आप, जो बाइकल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी से लास्ट टाइम पे इलेक्ट हुए थे। नहीं, देखो पार्टी का अपना एक डिसीजन रहेगा और पार्टी जो है कि लोकल अपोज करेंगे कि नहीं आप लोग, सब लोग मिलकर अगर कोई चीज डिसाइड करती है तो पार्टी बेशक बैठ के जो टीम गठित होती है, जो पोस्ट होल्डर होते हैं तालुके के और जो भी पोस्ट होल्डर बैठे हुए, तो उनसे राय मशवरा करके ही कोई भी काम होगा। तो इंशाल्लाह कोई भी राय रखी जाएगी और राय जब पूछी जाएगी तो इंशाल्लाह जो है कि बढ़ चढ़कर हमारी मुजम्मत भी होगी और उस मौके में बढ़ चढ़कर अपनी बात भी पेश की जाएगी। नहीं मानी गई बात तो नहीं कि भाई नहीं लड़ाना नहीं है हमको, लोकल कैंडिडेट को नहीं लड़ाना है, समझ लो। जैसे आप में से किसी ने दावा डाल दिया कि हमको यहाँ से एमएलए लड़ना है इस इलाके में अबू आसिम आजमी के सामने, लेकिन ऐसा नहीं करके किसी और के बाहरी, जैसे किसी को यहाँ पर भेज दिया गया, वारिस पठान को भेज दिया गया कि नहीं वो यहाँ से एमएलए लड़ेंगे, क्योंकि एक्स एमएलए भी रह चुके हैं बाइकल्ला से वो। तब क्या करेंगे जब उन्होंने नहीं कर दिया कि नहीं फलाना ही लड़ेंगे आप लोगों में से कोई नहीं, तब क्या करेंगे आप लोग? अपोज कैसे करेंगे? क्या पार्टी छोड़ देंगे? यही सवाल है मेरा। देखो मैं एमआईएम पार्टी को जानता हूं कि एमआईएम पार्टी जो है कि क़यादत खड़ी करने की बात करती है और लीडरशिप बढ़ाने की बात करती है। तो कहीं ना कहीं मैं अभी तक तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि वाकई में बहुत सी लीडरशिप बढ़ी है एमआईएम के आने के बाद और बहुत सी क़यादती भी बढ़ी है लोगों की। तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। और अगर कहीं ऐसा हुआ कि पुराने जो घिसे पिटे लीडर्स है जो वापस से उनको जो है कि एज इट इज उसी तरीके से अगर लाया जाएगा तो लोग भी समझ रहे, देखो अभी की जो जनरेशन है ये यूथ है, ये कोई पुराने ओल्ड सिटीजन या कोई सीनियर सिटीजन नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम जो वोटर्स है वो यूथ है। और यूथ कभी भी यूथ चेहरा और एक नया चेहरा पसंद करते हैं कि आज के टाइम पे हर आदमी पुराना मोबाइल हटा के नया मोबाइल अपडेट करता है। अगर आईफोन 17 निकला है तो आदमी आईफोन 16 को चेंज करके 17 क्यों लेता है? क्योंकि हर आदमी को नया वर्जन चाहिए। तो उसी तरीके से वोटर्स भी है वो नए वर्जन के और उनको नए लोग ही चाहिए कि अब पुराने घिसे पिटे लोगों की जरूरत नहीं, कि जो वाकई में यूथ हो और जिनके अंदर एनर्जेटिक तरीके से जो काम करने की उनके अंदर चाहत हो, ऐसे लोगों को ही लोग चुनकर। सर मोबाइल और पॉलिटिक्स को कहाँ मिला रहे हो आप? मोबाइल को इसके लिए मोबाइल और पॉलिटिक्स को कहाँ मिला रहे हैं? मोबाइल अलग है और पॉलिटिक्स अलग है। मोबाइल को मैं इसके लिए मिला रहा हूँ क्योंकि देखो लोग जो है ना हर साल जैसे हैंडसेट चेंज करते हैं ना, तो वैसे अब लोग नेता भी लोग बदलना चाहते हैं। 5 साल में नेता बदलो, फिर नया नेता आएगा, 5 साल सीखने में लगेगा, 5 साल खड्डे में गए। जो एक्सपीरियंस होल्डर रहेगा बीएमसी में कैसे काम करते हैं वो पता उसको है। नए लोग आएंगे, नए लोग 5 साल सीखने में लगा देंगे, तो काम कैसे होगा? लोकतंत्र में यही चीज होना चाहिए कि अगर कोई भी पावर काम होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि एब्सोल्यूट पावर जो होता है वो एब्सोल्यूट करप्शन भी लाता है। कोई भी जनता, कोई भी अगर नेता हो, अगर उसको 5 से 10 साल या उसके बाद 15-20 साल अगर दे दिया जाए ना तो उसके अंदर आमराना चीजें आ जाती है, मतलब उसके अंदर जो है कि तानाशाही आ जाती है। तो कोई भी मुसलसल पावर आदमी को देना ये भी जनता के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है और वो चीज करप्शन की तरफ लेकर जाती है। आज जो गोंडी की हालत जो बदतर हुई ना, उसके पीछे का रीजन यही है कि मुस्तकिल मतलब अगर ये बोल रहे हैं कि आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन, जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन रहेगा, जितने एमआईएम के लोग जीत के आएंगे उन सबको हटा दो, नए लोग को लेकर के, अलग पार्टी अलग लोगों को। तो उसका डिमांड नहीं करूंगा। अभी तो आपने बोला ना मैं एब्सोल्यूट पावर जो करप्शन की तरफ ले जाता है। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जनता ये चीज जानती है कि एब्सोल्यूट पावर जब किसी को मिल जाता है तो वो चीज जो करप्शन की तरफ जाता है। तो मैं तो ये चीज चाहूंगा कि भाई जो जनता के हित में जो चीज हो और जो चीज जनता के लिए सही हो वो फैसला पार्टी को भी करना चाहिए और वही फैसले के हिसाब से जो है कि कोई भी डिसीजन होना चाहिए। आने वाले इलेक्शन में कॉर्पोरेशन में इन पांचों जो भी कॉर्पोरेटर्स यहाँ से जीते हैं उनको रिपीट नहीं किया जाए। एब्सोल्यूट पावर क्रिएट एब्सोल्यूट करप्शन। वो डिपेंड करेगा उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। अगर उन्होंने करप्शन किया होगा तो 101% उनको जो कि रिप्लेसमेंट करना, ये करप्शन नहीं होगा। वो तो परफॉर्मेंस कार्ड देखा जाएगा, सारी चीजें उनके प्ले होगी, स्कोर कार्ड निकाला जाएगा, उनके परफॉर्मेंस देखे जाएंगे, वो 5 साल के उनके टेनर का कार्यकाल का सारा शजरा निकाला जाएगा। कितने कैंडिडेट जीते एमआईएम के, नाम बताइए मुझे। एमआईएम के देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वार्ड नंबर 134 से जो है कि मैजबीन अतीक खान, वार्ड नंबर जो है कि 136 से जमीर कुरैशी, वार्ड नंबर 137 से समीर पटेल, वार्ड नंबर 138 से जो है कि रोशन इरफान और वार्ड नंबर 139 से जो है कि हमारे आतिफ भाई की अहलिया। इसके अलावा जो है जेंट्स कॉर्पोरेटर और कितने लेडीज कॉर्पोरेटर्स है? 2 लेडीज कॉर्पोरेटर है
34 और 38 में नहीं सॉरी दो नहीं मेरे ख्याल से 3 होगी, जरा ध्यान से देखिए। 39 तीन लेडीज 2 जेंट्स और 3 लेडीज। तीन लेडीज विजय वाले भी है आपके विजय 140 वाले से। जो है कि एससी सीट थी उनकी, वो जेंट्स है। वो जेंट्स है हमारे जमीर कुरैशी सर, वो जेंट्स है। और समीर अपना पटेल, समीर पटेल ये जेंट्स है। तो बाकी 3 लेडीज और 3 जेंट्स, ऐसे 6 सीटें निकली हैं। 6 सीट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से निकली है। कैसे लगता है आपको कि जैसे महिलाओं को ही सामने रख करके काम किया जाएगा? कि पहले ऐसा था कि लोगों ने महिलाओं के चेहरे ही नहीं देखे, 5 साल निकल गए, एरिया में पता ही नहीं है कॉर्पोरेटर कौन है, उस महिला कॉर्पोरेटर के चेहरे पे कोई और डमी लोग काम कर रहे थे, ऐसा होगा? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अभी आपने देखा होगा शायद कि हमारा जब स्टेज लगा था एमआईएम का, तो उसमें आपने देखा होगा कि एमआईएम के स्टेज पे जितने भी महिला कैंडिडेट भी थी वो खुद आकर उन्होंने स्पीच दिया था। तो वो प्रॉक्सी वाली चीजें और वो डमी वाली चीजें तो इंशाल्लाह नहीं होगी, क्योंकि जो भी कैंडिडेट होता है उसी को ही हाउस में एंट्री मिलती है, ना उसके हस्बैंड को, ना उसी के किसी रिलेटिव को, किसी को भी एंट्री हाउस में नहीं होती है। हाउस में जो कैंडिडेट होता है वही जो है कि अटेंडेंस लगा सकता है और वही जाके पब्लिक के इश्यूज को बात कर सकता है उसके ऊपर। तो मतलब ये मैं ये मान लूँ, दर्शकों को बता दूं कि जो लोग देख रहे हैं, जैसे किंग मेकर का जो टैग चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, और मैंने कुछ पेपर्स में भी देखा, तो ये मान ले कि फैयाज आलम जो है वो किंग मेकर नहीं है, गलत छपा हुआ है वो। नहीं मैं तो आपको नहीं कहता कि आप मान लो या आपके दर्शकों को मनवा दो। देखो जो सच्चाई अभी आप है, बोल रहे हैं ना सर कि नहीं ऐसा नहीं है। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखो किंग मेकर का मुझे कोई खिताब नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जनता के अंदर क्या थी क्या नहीं। देखो सच्चाई, मैंने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करी ये आपको भी पता है कि गोंडी के अंदर कोई समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़ा कौन हुआ सबसे पहले? कोई खिलाफ बोल नहीं पाता था। अगर आप ये चीज समाजवादी, सवाल समाजवादी पार्टी के खिलाफ सबसे बोलने वाला इन सभी लोगों में, जो तमाम जितने कॉर्पोरेटर्स यहाँ पे जीत करके एमआईएम में आए हैं, सबसे पहले आवाज उठाने वाला समाजवादी पार्टी के खिलाफ कौन बंदा है, क्या नाम है उसका? कहीं ना कहीं से तो चिंगारी लगती है। देखो अभी कैसा हो जाएगा कि ये बात ये होगी कि अपने मुंह से अपनी तारीफ करने वाला मामला बोलिए है। ना, लोगों को पता भी नहीं चले। अगर मैं ये बताऊं कि देखो आवाजें तो बहुत उठी थी गोवंडी के अंदर, शायद हो सकता है कि मुझसे, मेरे तो याददाश्त में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मुझसे पहले भी बहुत लोगों ने आके आवाज उठाई रहेगी। लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं कि सत्ताधारी लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करना और वाकई में उनके इश्यूज पे जीनियन तरीके से आवाज उठाना, वो मैंने अब तक तो नहीं, अपने उसमें तो अपने कार्यकाल में तो मैंने महसूस नहीं किया कि शायद कोई जीनियन तरीके से उतनी फाइट करता हो ऑन रिकॉर्ड पेपर के ऊपर। मैंने पर्सनली ऑन रिकॉर्ड पेपर के ऊपर फाइट किया है और मैंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ खुल के आवाज उठाई है। समाजवादी पार्टी भी बखूबी खुद जानती है। क्या आपको इलेक्शन लड़ना नहीं था? कोई ऐसा कोई इच्छा थी कोई मन में कि मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा, ऐसे कुछ सोचा था कभी आपने? देखो दावेदारी करी मुझे थी? तो शुरुआती दौर में तो ऐसा कुछ एहसास नहीं था कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ मौके ऐसे आए मुझे कि जब मुझे मैं मतलब मजबूर होना पड़ा कि अपने आप को मतलब कहीं ना कहीं मैं कमजोर समझ पा रहा था। क्योंकि कुछ ऐसे बीएमसी के इश्यूज थे कि जहाँ पे जब हम लोग काम कर रहे थे तो हमको ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर मैं शायद कोई पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होता तो शायद मुझे बहुत ज्यादा वो लोग एंटरटेन करते। तो जो नहीं लड़े आप इलेक्शन इस बार, क्यों ऐसा? अब टिकट नहीं दिया गया आपको? नहीं लड़ा, मतलब इसमें कैसा था कि यहाँ पे अभी सीट का भी इशू आ गया था सामने कि मैं जिस वार्ड से टिकट मांग रहा था, वार्ड नंबर 136 से, जो वार्ड ओबीसी बैकवर्ड होने की वजह से कि वहां पे जो है कि मुझे जो है कि ना टिकट देते हुए दूसरा ओबीसी कैंडिडेट पार्टी 139 तो था ना सर? अब 139 जो था वो जनरल फीमेल कैंडिडेट का वार्ड था। लेडीज लोग को भी लड़ा सकते हैं ना? लेडीज मतलब जैसे और भी कैंडिडेट उस इलाके से लड़े हैं, आपकी वाइफ नहीं है तो खैर आपकी माँ हो सकती थी, आपकी बहन, किसी को तो आप खड़े करवा सकते थे। टिकट नहीं दिया गया आपको क्या? पार्टी ने तो देखो, मैंने उतना डीपली अच्छा, तो ये कैसे लगा आपको कि आपने भी सोचा होगा कि चलो 139 से मिल जाए तो भी लड़ लूंगा, लेकिन फिर कोई पार्टी में 2-3 चेहरे ऐसे हैं, अचानक पार्टी में आते हैं, टिकट लेते हैं और जीत जाते हैं। और 8-8 साल से जो आप लोग जो बता रहे थे कि हमने मेहनत करी, हमने ग्राउंड रेडी किया है, एमआईएम को इस इलाके में जिंदा करके इसकी इतनी बड़ी इमारत बनाई कामयाबी की, वो सब लोग रह गए। पार्टी में नाराजगी लग रही है लोगों में अभी भी। और कुछ लोग ऐसे जिनको कभी एमआईएम की तरफ झांका नहीं, देखा नहीं, ना ही उसका कोई पिछला कुछ उनका कार्यकाल रहा किसी चीज को लेकर के उन्होंने काम किया एमआईएम को लेकर, लेकिन उनकी टिकट पर वो जीत करके खड़े हो गए। सौदा हुआ था क्या? देखिए सौदेबाजी के बारे में तो इसकी सच्चाई तो आरोप भी लग रहे हैं। देखो, जनता अपना लोग जो होते हैं, जिस देखो बहुत सारे लोग मुखालफिन होते हैं
और मुखालिफिन बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हमको उन बातों में ना जाते हुए हमको जो है कि ये समझना है कि वाकई में नाराज तो बहुत लोग हुए थे टिकट को लेके। देखो टिकट होता है अक्सर करके, ये मामला जब भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का मामला होता है तो अक्सर करके लोग नाराज भी हो जाते हैं कि जो इच्छुक उम्मीदवार होते हैं, जो काफी सालों से मेहनत करते होते हैं कि भाई उनकी एक दिली तमन्ना होती है कि मैं भी एज अ कैंडिडेट जो है कि पार्टी से लड़ता था, लेकिन मसले ऐसे आ जाते हैं कि उनको टिकट ना मिलते हुए फिर ऐसे लोग नाराज भी हो जाते हैं पार्टी से। तो ऐसे बहुत सारे मसले, मुखालिफिन जो है कि नाराजगी इस इलेक्शन में भी देखी गई लोगों के सामने। 139 से टिकट मांगा था आपने, नहीं मांगा था? मैंने जो है कि टिकट की दावेदारी सिर्फ वार्ड नंबर 136 से की थी, और उसके अलावा क्योंकि बाकी जो वार्ड थे वो मेरे पर्सनल चेहरे पे नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि मुझे पर्सनल चेहरे पे लड़ाई करनी थी, ना कि किसी को ऑर्डिनरी या इस किसी बार तो लोगों ने चेहरा नहीं देखा ना, इस बार लोगों ने चेहरा देखा नहीं, जाकर के सिर्फ पतंग दबा दिया होगा, तब तो जाके इतनी बड़ी मात्रा में भरपूर वोट मिले, लोग जीत करके आए, है ना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम आपको खुद पता होगा कि ऐसे नाम है जिनको लोग नहीं जानते, वो जीते हैं एमआईएम से। बिल्कुल आमिर भाई, तो फैयाज आलम भी किसी एरिया का टिकट लेके खड़े जाता तो जीत जाता फैयाज आलम भी। बिल्कुल आमिर भाई, आपकी बात से एक और स्ट्रॉन्ग फेस रहता लड़ने के लिए अपोजिशन से। शायद देखो गलती हो गई एमआईएम से। मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि एमआईएम को या किसी को पार्टी में से किसी को शायद मुझे एज अ कैंडिडेट देखना शायद पसंद नहीं आ रहा हो, या मतलब ऐसा हो रहा हो कि शायद ये कैंडिडेट बन जाए तो कहीं आगे चल के मतलब कोई बड़े जो है कि इंतखाबात का या कोई बड़े जो है कि इलेक्शन का कहीं दावेदार ना बन जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन मैं उसमें श्योर नहीं हूँ। बट देखो मैं तो मुखलिस हूँ, और मैंने जो है कि इखलास के साथ आवाम की खिदमत करने का काम किया है। मेरे अंदर कभी ये लालच नहीं थी कि मैं जो है कि नगर सेवक बनूं, ना मेरे अंदर कोई ये लालच थी कि मैं एमएलए बनूं, एमपी बनूं। मेरे अंदर जो है कि खुलूस तरीके से और खालिस कौम की खिदमत करने का जो है कि जज्बा था, कि मैंने उसी जज्बे के साथ अपना एक सफ़र शुरू किया था कि आवाम की खिदमत करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं जो है कि पब्लिक के अंदर हूँ, पब्लिक के बीच में हूँ। मैंने अपनी फील्ड नहीं छोड़ी है। कि लोग क्या होते हैं कि ये एक और सवाल था सर मेरा, कि जैसे आप बता रहे कि मैं मुखलिस और मैंने काम किया, इलेक्शन के ठीक एक दिन मेरे ख्याल से पहले एक सोशल मीडिया पे फोटो चल रही थी, अब अबू आसिम आजमी के साथ बैठे हुए, फिर बाद में बात ये चली कि ये तो रुखसान सिद्दीकी का काम कर रहे 136 से, ये क्या मामला है, ये फोटो कहाँ से आई? आसिम भाई के साथ आप बैठे हो, फाद आजमी वहां पर बैठे हुए, ये चला कि ये है आपकी एमआईएम की टीम और आपके एमआईएम का, इस तरह का कुछ लिखा हुआ था। मैंने भी क्या था वो चीज? मैंने क्या भी वो चीज सोशल मीडिया पे वो पोस्ट देखा था। मैं भी आपको उसमें अभी आप ये नहीं बोल देना कि एआई जनरेटेड है। नहीं, मैं एकदम बताता हूँ आपको क्या मसला था। वो कैसा था कि उसमें पोस्ट में लिखा था कि एमआईएम के फयाज शेख आलम है कि जहां बोझा वहां सो जा। हाँ बराबर बराबर। ऐसे ही। तो ऐसा था। तो मैं आपको बताता चलूं कि देखो फयाज आलम शेख वो नाम है कि शायद गोंडी के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा आगे आने वाले टाइम पे, कि वो नाम है कि जो लाखों क्या करोड़ों देने के बाद भी लोग खरीद नहीं पाए। और लोगों ने मुझे बहुत बड़े ऑफर दिए थे। मैं आपको बताता चलूं आपके दर्शकों को कि ये आपके मीडिया के सामने मैं ये दिखा रहा हूँ लेटर। ये लेटर है जो समाजवादी पार्टी ने जो है कि मुझे दिया था 27 दिसंबर 2025 को, जो आप बता रहे हो उस मीटिंग में। तो वो मीटिंग के दौरान ये लेटर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। ये लेटर है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे जनरल सेक्रेटरी एंड स्पोक पर्सन महाराष्ट्र प्रदेश का बनाया जा रहा था। ये लेटर मेरे पास आज भी मौजूद है। ये लेटर आप दिखा दो आपके दर्शकों को कि ये लेटर मेरे पास मौजूद है। और ये मैं किसी के पास जाने की तमन्ना नहीं थी, ये मेरे तरफ चल कर आया था लेटर, ठीक है। तो ये लेटर आप जो है, कुलाबा पहुंच गए थे क्या? चलकर मैं कुलाबा नहीं गया था, मुझे कुलाबा बुलाया गया था। कुलाबा की, अरे तो आप गए क्यों? मुझे कुलाबा बुलाया गया था। मैं आपके दर्शकों को बताता चलूं कि भाई एक स्थानिक एमएलए है, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो कोई बात कह रहा है तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बात। इलेक्शन के टाइम पे जाकर के आप बात समझने के लिए पहुंच गए, इसके पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन के टाइम क्या, देखो मैं क्या बोलता हूँ, इलेक्शन का टाइम हो या गैर इलेक्शन का टाइम हो, अगर कोई अपनी बात रख रहा है तो मैं भी सुनना चाहूंगा। नहीं गए ना सर आप, ठीक इलेक्शन के टाइम पहुंच गए, ये सवाल है लोगों का। लोगों का सवाल बिल्कुल जायज है कि कोई भी आदमी ये सोच उसके दिमाग में आएगी कि मैं इलेक्शन के टाइम पे क्यों गया। देखो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी भी होती है कि किसी की बात को भी सुनना। अगर मैं ये कहूँ कि भाई मेरे को किसी की बात ही नहीं सुनना है, देखो एक पॉलिटिकल पार्टी है, मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी से अटैच हूँ, मैं भी एमआईएम के अंदर अटैच हूँ। अगर मुझे कोई दूसरी पार्टी की तरफ से कुछ अप्रोच आ रहा है, कुछ प्रपोजल आ रहा है, तो मेरा काम क्या है कि कम से कम उनकी बात तो सुनूं। एक्सेप्ट करना नहीं करना वो मेरी जिम्मेदारी है। आप उनको बुला लेते, आपके पास उनका प्रपोजल था, प्रपोजल लेकर के आना चाहिए था आपके पास, तरीका तो यही है ना।
बिल्कुल। कि जो प्रपोजल जो प्रपोज करता है, प्रपोजल मेरे पास ही चल कर आया था। एक्सेप्टेंस और प्रपोजल तो आपने पढ़ा होगा एडवोकेसी के अंदर, जो प्रपोजल जो रहता है वो एक्सेप्टेंस। प्रपोजल मेरे पास ही चल कर आया था, और ये प्रपोजल का वो लेटर है जो मैंने आपको एकदम साफ स्पष्ट दिखा दिया है। अगर मेरे अंदर चोर होता था तो शायद मैं ये सारी बातें, मैं आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, ये सारी बातें पार्टी में भी पता है और हमारी पार्टी के लोगों को भी पता है ये सारी बातें, कि मैंने ये लेटर लाकर दिखाया भी, और दिखाने के बाद मैंने बोला कि मुझे इस तरीके से जो है कि प्रपोजल आया हुआ है। तो मेरी बहुत सारी बातें हुई थी वहां पे। बात आपके जाने के पहले बनकर के रेडी था कि अरे फैयाज आएगा तो मान जाएगा, दे देंगे इसको तुरंत। जाने से पहले सारी चीजें, लेटर वगैरह सारी चीजें मौजूद थी। और ऑफर भी हुआ था। ऑफर अभी देखो कैसा होता है कि एक आदमी, मैं इतना लेटर बना करके रखा हूँ कि फैयाज आलम का लेटर रेडी है और वो दे रहा हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ होगा भी ना। क्या होता है मालूम है कि किसी को खरीदने के लिए और किसी को जो है कि ताकत दिखाने के लिए और पावर देने के लिए आदमी के लिए बहुत सारे ऑफर दिए जाते हैं, आपको भी पता है। तो मैंने भी एक सुनने के हिसाब से मैं भी सुना, और मेरा भी मन करता है कि कोई अगर बात करे तो उसकी बात को सुनूं। एक समझदार आदमी की यही अलामत रहती है कि समझदार आदमी सारे पक्ष की बात सुनता है, उसके बाद फैसला करना नहीं करना वो उसके अपने हाथ की जिम्मेदारी होती है। तो मैंने भी वही किया, मुझे सामने से प्रपोजल था तो मैंने वो प्रपोजल देखा, लेकिन मैंने एक्सेप्ट किया। इस बात का कोई भी सबूत, इस बात का कोई भी दलील अगर आपके पास हो तो आप दर्शकों को बेझिझक होकर दिखाइए। अगर ये जिन्होंने वीडियो चलाया कि भाई जिधर बोझा उधर सो जा, वो कंटेंट मैंने देखा तो मुझे भी तकलीफ हुई कि अगर आप बोझे में सोता, अगर फैयाज सो गया रहता था तो शायद अब तक गोंडी छोड़ के कहीं और चले गया रहता, मैं भी कुलाबा शिफ्ट हो गया रहता अब तक कहीं अच्छी जगह पे जाके। ये जो पोस्टर्स चल रहे थे सोशल मीडिया पे, लोगों के कुछ सवाल भी होंगे कि क्यों आप वहां चले गए, क्या फेस किया आपने, लोगों के इल्जाम लगेंगे, सवाल तो हुए होंगे ना, लोगों ने आपसे किया होगा। लोग हर एंगल से सवाल करते हैं और लोग हर चीज का पॉजिटिव निगेटिव देखते हैं। लोग जो मुझे जिस ताकत, मुझे जिस ओहदे के लिए बुलाया जा रहा था कि मुझे पूरी तरीके से एमआईएम को तोड़ने की दावत दी जा रही थी कि पूरी तरीके से एमआईएम को तोड़ के गोंडी में जो है कि खत्म कर दिया जाए, लेकिन मेरे अंदर को बुलाते, आपको क्यों बुलाए? अतीक सर को बुलाते। देखो उनको ये चीज रियलाइज हुई होगी, उनको ये चीज रियलाइज हुई होगी। एक पॉलिटिकल पार्टी अगर वो चला रहे हैं तो उनको भी ये चीज की रियलाइज हुई रहेगी कि भाई शायद हो सकता है कि ये बंदा वीक हो, या ये बंदा टूट सकता है, ये बंदा शायद हमारी पार्टी में आ सकता है। तो उस तरीके से लोगों के प्रपोजल आए हुए थे सामने कि भाई इनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाए। और आप खुद सोचिए कि किसी को महाराष्ट्र स्टेट का जनरल सेक्रेटरी विद स्पोक पर्सन बनाना ये कोई छोटा मोटा ओहदा नहीं होता। यहाँ लोग एक मुंबई बॉडी में जाने के लिए लोग बरसों निकाल देते, लेकिन मुझे डायरेक्ट सपा के अंदर, एक सपा कोई छोटी पार्टी नहीं, आपको भी पता है, एक जो है कि यहाँ पे जो है कि इनके यूपी में काफी सारे जो है कि सांसद वगैरह, तो उस पार्टी का मुझे अध्यक्ष, अपना जनरल सेक्रेटरी जो है कि महासचिव विद जो है कि स्पोक पर्सन बनाया जा रहा था मुझे उस पार्टी का, और इस तरीके का मुझे ऑफर आया था। आने वाले समय में फैयाज आलम को समाजवादी पार्टी में देखा जा सकता है एज अ महाराष्ट्र स्पोक पर्सन? देखिए महाराष्ट्र अगर एमआईएम में क्या पोस्ट है? अभी एमआईएम में तो मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। इतनी बड़ी पोस्ट में कब जाने वाले, मतलब क्या ऐसा कुछ इरादा है आगे? देखो एमआईएम खुद मजलिस जो है कि अभी आपको पता है कि मजलिस ने गोंडी में अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी सीटों से जो है कि जीत हासिल की है, और टिकट नहीं दिया ना आपको, आप लड़े नहीं, आप कॉर्पोरेटर नहीं बन पाए कहीं ना कहीं। अभी ना एमएलए इलेक्शन है, ना कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, ना एमपी इलेक्शन है। फिर क्या फैयाज आलम ने जो इतनी बड़ी जो ग्राउंड रची है, पूरे रेडी किया है सब कुछ चीजें, उसमें क्या मिला फैयाज आलम को, वो सवाल है मेरा। देखिए मेरी बातें जो है कि आला कमान से भी हुई थी, और इसके अलावा अतीक सर से भी मेरी बातें हुई काफ़ी इस सारी चीज़ों को लेके कि इलेक्शन से पहले कि सर जो को कुछ ऐसी बातें हैं कि मतलब आगे की पॉलिटिक्स को लेके और मतलब टिकट्स वगैरह को लेके, तो मुझे इस चीज़ का एश्योरेंस दिया गया है कि आगे किसी भी इंतखाब में जो है कि तुमको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी वार्ड से जो है कि आपको एज ए कैंडिडेट बनाया जाएगा, नहीं भी है तो फिर 5 साल के बाद। हाँ 5 साल के बाद ही समझो ना, अभी बीच में तो कोई बाय इलेक्शन तो होगा नहीं। अगर कोई कैंडिडेट, अगर अल्लाह ना करे किसी का वफात हो जाता है तो शायद हो सकता है री इलेक्शन हो जाए, लेकिन ऐसा तो देखना बहुत मुश्किल है। क्या लगता है? वफात हो जाती है तो मतलब आप वेट कर रहे हैं कि वफात हो जाए, मैं उस चीज मैं का नॉमिनेट हो जाऊं? मैं वेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। 5 साल तो गए ना, ना तो अभी एमएलए इलेक्शन है, ना ही एमपी इलेक्शन है, ना ही कॉर्पोरेशन तो अभी हुआ है। अब तक तो कोई उनका भी कुछ है ना गणित नहीं बैठा है किसी का। जो शिंदे गट के जो कॉर्पोरेटर थे वो कहीं छुपे हुए होटल के अंदर, ये सब चल रहा है अभी भी, आपको पता है। जैसे लास्ट है, हाँ, तो अभी ये सब तरीके का चल रहा है। तो अभी तो एमबीएमसी चुनाव का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई मरना तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से पॉसिबल है, सब यंग है। देखो बहुत सारे, मतलब अभी फैयाज आलम खाली बैठेंगे खाली कि हाँ मैं हूँ। बहुत सारे इलेक्शंस आते हैं, एमएलसी भी आता है और भी इलेक्शंस आते हैं सामने,
तो इंशाल्लाह किसी ना किसी इलेक्शन में कोशिश की जाएगी और पार्टी से उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस पार्टी, देखो हमको बहुत सारे मौके जो अभी मिल रहे हैं हमारे सीखने के मौके, और हमने बहुत कुछ अब तक सीखा और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग सीख ही रहे। अभी भी सीखने मिला है MIM में, इस कॉर्पोरेशन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा सीखने का पड़ाव है, क्योंकि हम लोग कोई पॉलिटिकल लोग तो है नहीं ना, हम लोग को कोई राजनीति आती है, हम तो एक साफ सुथरे लोग हैं और एक साफ सुथरी छवि के साथ हम कौम की खिदमत करना जानते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए सब नई है और नई नई चीजें हम लोग सीख रहे हैं, तो ये हमारे तजुर्बे के दिन है और इसी को हम जो है कि एक तजुर्बे के तरह सीख ही रहे हैं अभी भी आगे, और इंशाल्लाह आगे पार्टी ने जो भी मौका दिया तो इंशाल्लाह कौम की खिदमत के लिए जो है कि आगे जो है कि आजमाए जाएंगे। अभी आप ऐसे क्यों नहीं करते कि अभी आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेना, जब फिर कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो जाएंगे, समाजवादी या कोई भी पार्टी आप ज्वाइन कर लेना, जब इलेक्शन आने वाले रहेंगे तब वापिस से MIM में आ जाना। तो MIM तो ऐसे लोग को ले लेती है ना, देखिए मिसाल तो है ना अपने पास। लोग ना आमिर भाई, देखो मैं बता दूं कि लोग हर तरीके में देखो आपके ऊपर ही तानाकशी करेंगे, आपके ऊपर ही इल्जाम लगाएंगे। अभी देखो मुझे अभी जहन से बात निकल रही थी, अभी आपकी बात सुन के मेरे को बात आई कि कुछ लोग इलेक्शन में, जैसे आपने कहा कि आपके ऊपर लोग इल्जाम लगा रहे थे कि भाई आपने फला कैंडिडेट के लिए काम किया या जो भी नगर सेवक के लिए आपने समाजवादी पार्टी के लिए काम किया। तो आपको मैं आपके दर्शकों को ये बताता चलूं कि अगर वार्ड नंबर 136 से मैं एक इच्छुक कैंडिडेट था, मैंने पिछले कई सालों से उस वार्ड में रह के जो है कि अवामी खिदमत को अंजाम दिया था, एंटी इनकम्बेंसी बनाई थी, कि जिसकी वजह से आज जो वार्ड नंबर 136 में जो 14,000 से भी ज्यादा वोट जो मिले हैं ना, वो कोई एक दो दिन की मेहनत से इतने ज्यादा वोट नहीं मिले, बल्कि ये जम्मू कुरैशी का भी वहाँ पे काम था, जमीर कुरैशी का भी काम था। आपके दर्शकों को ये बताता चलूं कि इससे पहले का जो इलेक्शन था वो MLA अबू आसिम आजमी साहब के फेस पे लोगों ने अबू आजमी को वोट दिया था। वार्ड नंबर 136 में MIM को 7,500 वोट मिला था और समाजवादी को भी कुछ कम हो गए 7,500 वोट मिला था MLA इलेक्शन के बीच। लेकिन सडनली वो वोट बैंक क्यों ज्यादा बढ़ गया इस नगर फैयाज आलम ने काम किया, क्योंकि उसके पीछे मात्र एक ही रीजन था। आप वार्ड नंबर 136 की जनता के पास जाना और आप एक चीज पूछना कि आप लोगों को सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी रुखसाना के खिलाफ थी, रुखसाना मैडम के खिलाफ, या MLA अबू आसिम आजमी के खिलाफ, तो आपको ये समझ में आएगा कि वार्ड नंबर 136 में लोग जो है कि रुखसाना सिद्दीकी मैडम को पसंद नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से जो एंटी वोट थे वो यहाँ पर जो है कि आके प्लस हो गए थे। और मतलब जमीर कुरैशी का कुछ लेना देना ही नहीं है। इनको इनके एंटी लोगों को बनाने के लिए और इनके एंटी लोगों को खड़ा करने के लिए, आपको खुद पता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने मेहनत की है तो मैंने वो मेहनत की है। जमीर कुरैशी का कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब वो फ्लूक में निकल गए। कुरैशी साहब जो है आए थे टिकट लेने के लिए और हम लोग बैठे हुए थे साथ में, हमारी और सर के साथ बैठ के जो है कि ऑफिस में बैठ के बात हुई थी कि भाई अगर आप लोग इलेक्शन लड़ोगे तो मैं किसी और पार्टी से इलेक्शन लड़ लूंगा, मैं MIM से नहीं लड़ूंगा। लेकिन मेरे पास पर्सनली कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने सर के साथ जो है कि बैठकर इस चीज के ऊपर जो है कि हामी भरी थी कि अगर आप जो है कि OBC डायरेक्ट OBC हो तो आप बिल्कुल OBC इलेक्शन कैंडिडेट के थ्रू आप जो है कि नामांकन भरो और MIM के झंडे डंडे के नीचे आकर जो है कि आप कैंडिडेट बनो। और उसके बाद जो है कि पार्टी ने उनको जो मौका दिया तो उसके बाद वो इलेक्शन लड़े, उसके बाद ये वोट मिले। लेकिन आप खुद जो है कि जमीर कुरैशी साहब के पास जब कभी आपकी मुलाकात होगी तो उनके साथ बैठना, तो आप खुद मेरा नाम लेकर और बाकायदा पोस्टर वगैरह भी उन्होंने इलेक्शन के सारे कैंपेनिंग में आप देखे होंगे, तो उनको मेरे फोटो के साथ में एक प्रोटोकॉल के जरिए से जो है कि मेरे फोटोज वगैरह भी इस्तेमाल हुए। तो वहां पे लोगों ने देखा, अवामुन नास ने सारी चीजें देखी। और आज भी मुझे हमारे वार्ड से न जाने कितने लोगों के फोन आते कि लोगों ने वो नहीं देखा कि सामने कौन सा चेहरा आ रहा है, लोगों ने आज भी मेरे चेहरे को प्रायोरिटी पे रख के लोगों ने मेरा चेहरा देख के वहां पे लोगों ने वोट कास्ट किया है। इतनी लंबी बात नहीं समझ में आएगी सर लोगों को, खाली इतना बताइए कि जमीर कुरैशी को जो वोट मिले हैं 136 नंबर के वार्ड में, उनका काम कुछ नहीं है, उनका कोई फेस वैल्यू नहीं है, फैयाज आलम को देख करके लोगों ने वोट दिया, यही बोलना चाह रहे हैं आप? देखो लोगों ने MIM को देखा, पतंग के निशान जमीर को नहीं देखा, जमीर कुरैशी का कोई काम ही नहीं, जमीर कुरैशी को कुछ ने एक सिंबल देखा कि MIM पार्टी जो है कि यहाँ पे पतंग के निशान से जो है कि जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, लोगों ने जो एंटी समाजवादी वोट और जो है कि पतंग के निशान के वोट को लोगों ने जमा किया और जमा करके वहां पे बेधड़क लोगों ने बटन दबाया। ये अवाम जमीर कुरैशी का कोई रोल ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, कुछ नाम ही नहीं है, कोई फेस वैल्यू नहीं है। जमीर भाई की कोई नाम नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। देखो कोई भी कैंडिडेट और फैयाज के काम को देख करके लोगों ने वोट दिया है, बोल रहे ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि चेहरा था कैंडिडेट का, लेकिन एक सपोर्टिव फेस होता है और एक मेहनत होती है, जो आमिर भाई आपको भी पता है कि एंटी वोट बटोरना ये एक स्ट्रेटेजी होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और एंटी जो वोट्स बनाना उसके पीछे मेहनत है। और वो मेहनत सर आप तो मेहनत ऐसी है
कि आपको भी पता है कि ये मेहनत कोई 10 दिन सिर्फ या 1 महीना इलेक्शन की मेहनत नहीं थी, ये पिछले 4 सालों की मेहनत थी। इनडायरेक्टली तो आपका यही कहना है ना कि फैयाज आलम ने जो 8 साल जो भी वक्त आप बता रहे, उस वक्त आपने काम किया और उस वक्त काम करने की वजह से जमीर कुरैशी को वोट गए, यही कहना चाह रहे हैं आप इनडायरेक्टली घुमा फिरा के? काम पे ही लोगों ने वोट दिया है। तो आप लड़ चाहे लेते सर, आप बता रहे हैं किसी कैंडिडेट को खड़ा करवा देते, 139 से टिकट ले लेते आप 140 से टिकट ले लेते, कहीं से तो खड़े हो सकते थे आप। नहीं, मेरा इंटरेस्ट देखो, टिकट ही नहीं दिया। मेरा इंटरेस्ट वार्ड नंबर 136 में था। मैं अभी भी आपको एकदम क्लियर कट बोलता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट जो मतलब पर्सनल फिर आपने कसम खा ली कि अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो 136 से ही लड़ूंगा, वरना जिंदगी भर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ऐसा नहीं था। अगर कोई और दूसरा नेबरिंग वार्ड्स अगर ओपन होते थे, 37, 38 या और भी कोई नेबरिंग वार्ड्स अगर ओपन होते थे, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली मैं वहां से जो है कि अपने नाम को पेश करता था। लेकिन सारे वार्ड्स एक लाइन से ओबीसी हो गए थे। इवन 135 जो मंडाला का वार्ड था वो भी ओबीसी हो गया था। तो लाइन से सारे वार्ड ओबीसी होने की वजह से मैं कास्ट में ओपन आता था, तो मेरे पास ऑप्शन लेडीज नहीं था ना था। सर, 139 लेडीज ओपन। हाँ, वो लेडीज ओपन था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर कोई और वहां पे मेहनत कर रहा है तो किसी और का कौन कर रहा है? एमआईएम का कोई कैंडिडेट वहां पे मेहनत कर रहा था? नहीं, एमआईएम के एमआईएम का कोई कैंडिडेट कैंडिडेट था वहां पे जो मेहनत कर रहा था? एमआईएम के कैंडिडेट वहां तो पे मतलब मेहनत ये बताइए ना कि वहाँ मतलब 139 में फिर एमआईएम की वजह से कोई काम ही नहीं हुआ, कोई कैंडिडेट था ही नहीं वहां पे, ना तो एमआईएम के फेस वैल्यू पे, यानी कि उसके जो लोगों पे, ना असदुद्दीन अवीसी के फेस पे, ना ही किसी काम पे लेके, मतलब ये आतिफ उन्होंने अपना ग्राउंड वर्क किया, जो अपना फेस वैल्यू हुआ तो आतिफ ने अपनी मेहनत पे ये था, मतलब पतंग का कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि 136 में तो था। कोई भी कैंडिडेट पार्टी इसीलिए चुनता है क्योंकि उसको जीतने की जो संभावना रहती है वो बढ़ जाती है। अगर मैं एज अ इंडिपेंडेंट खड़ा होऊंगा, अब मैं अपनी मिसाल देकर बोलता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, मैं अगर इंडिपेंडेंट खड़ा होऊंगा तो मेरे समर्थन या जो है कि एंटी जो वोट्स है वो मैं बटोर लूँ, लेकिन एक पार्टी के भी कुछ वोट सिक्योर होते हैं, कोई भी पॉलिटिकल ऐसे पार्टी कितने के। सारे फेसेस है जो इंडिपेंडेंट खड़े होकर के जीते हैं और बहुत ज्यादा वोटों से जीते हैं। 138 में मोहम्मद सिराज शेख जीते थे, नारियल का लोगो था उनका, जीते थे कि नहीं जीते थे? जीते थे। तो आप बता रहे हैं कि हमने काम किया एमआईएम के फेस के ऊपर, 136 से उसका फायदा जमीर कुरैशी को हुआ। 139 में ऐसा क्या फेस था? ऐसा तो कोई काम नहीं था, ऐसा कोई फेस नहीं था। अगर ऐसा फेस होता तो आप उसको टिकट देते, लेकिन आतिफ को टिकट दिया गया। आतिफ का ग्राउंड उसमें काम किया होगा उन्होंने, उसके बाद में उसका फेस वैल्यू उन्होंने क्रिएट किया होगा, उसी बेसिस पे उन्होंने वोट कमाया है। मतलब 139 में फिर कोई मतलब इसके अलावा कोई स्ट्रांग चीज था नहीं कि जो एमआईएम को वोट दे दे। एमआईएम के पास 139 स्ट्रॉन्ग में सिटिंग कॉर्पोरेटर वहां पे दुनिया भर का उन्होंने तमझाम किया, उन्होंने इतना प्रचार किया। वार्ड नंबर 139 में कोई स्ट्रांग दावेदार आतिफ भाई के इतना नहीं था वहां पे। ना आतिफ अख्तर कुरैशी इतने स्ट्रांग थे? दावेदार की बात कर रहा हूँ, जिसको टिकट मिला वो तो कैंडिडेट थे वहां पे, वो तो दूसरी पार्टी से लड़ रहे थे। इसीलिए तो सर कह रहा हूँ कि अभी किसी और पार्टी में चले जाइए, फिर वापस इलेक्शन के टाइम पे आ जाइए, तो एमआईएम तो वैसे लोग को रख ही लेती है ना। बिल्कुल, देखो एक पॉलिटिक्स एक गेम है, कोई किधर जाता है कोई किधर से आता है, तो पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में कोई किधर से आ भी रहा है। अभी देखो बहुत से कैंडिडेट जो है कि दूसरी पार्टी से आए, लेकिन क्या होता है कि जो रणनीति देखी जाती है एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, वो टाइम पे जो भी लगता है कि हाँ भाई ये जो है कि कैंडिडेट पब्लिक के बीच का है और पब्लिक की चॉइस है, तो उस कैंडिडेट को मौका मिलता है और पब्लिक की चॉइस पे ही सारा दारोमदार होता है। चलिए, ये बहस बहुत लंबी हो सकती है, क्योंकि इलाके के अंदर तब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के जो झंडे डंडे थे कहीं ना कहीं अब सब निकाल के फेंक दिए गए एमआईएम के द्वारा। और आने वाले 5 साल में जो एमआईएम के यहाँ पर जो गढ़ बना है, क्योंकि एक गढ़ खत्म हुआ तो दूसरा गढ़ यहाँ पर आया, तो अब इन तमाम चीज़ों के बीच में सवाल सिर्फ वही है कि इन सभी चीज़ों का जो निचोड़ है, यानी कि जो कंक्लूजन जिसको मैं कहता हूँ, ये कंक्लूजन, ये जो जीत है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की जीत नहीं है, किसी एक नेता की जीत नहीं है, ना ही किसी भाइयों की ये जीत है। ये जीत और इसका जो श्रेय है, जो इसका जो टोटल इनाम है, वो यहाँ की जनता को जाता है। और जनता ने इन लोगों को चुना है, इसलिए चुना है कि ज़ीरो करप्शन करे और लोगों का काम करके दे वक्त पर। अब इन तमाम चीज़ों के बीच में ये आने वाला वक्त तय करेगा और बताएगा कि यहाँ पर जो 5 लोगों ने जिन चीज़ों के ऊपर और जिन वादे और इरादों के साथ में इस सीट को जीतने का काम किया है, वो कितना अपने तमाम चीज़ों के ऊपर सक्षम उतरते हैं और कितना लोगों का काम होता है। वरना याद रखिए, ये वही जनता है जिन्होंने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों को हटा दिया, उस तरीके से एक एक लोगों को यहाँ से चुन करके हटाने का काम यहाँ की जनता करेगी। और उन तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि सिर्फ और सिर्फ जो काम है उसकी बुनियाद पर लोगों को चुने। जिन लोगों को आपने चुन करके दिया है, चाहे वो पूरे मुंबई की मैं बात करूं, जिन जिन लोगों को आपने चुन करके जो दिया है, वो आपके काम करने के लिए है, ना कि आपके ऊपर हुकूमत करने के लिए। तो ऐसे लोगों से अपना काम किस तरह से निकालना है और किस तरह से लिया जाए, उन तमाम चीज़ों की
समझ आप में होनी चाहिए। इसके अलावा भी और जो कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि अब 2 दिन से जब इलेक्शंस खत्म हुए 16 तारीख के बाद से लगातार जो है चीज़ों को ऊपर हम लोग नज़र रखे हुए थे, और क्योंकि तमाम उथल पुथल चल रहा था, अभी भी कॉरपोरेशन की जो सीटिंग्स जो थी, तमाम चीज़ों की जो चीज़ें होती है वो सेट नहीं हो पाई है। लेकिन अब यहाँ से एक एक कैंडिडेट से शुरुआत करूँगा मैं बात करने के लिए, और तब सभी लोगों से यही जो सवाल है जनता के, वो सवाल करूँगा। तो बने रहिए नुक्कड़ न्यूज़ के साथ, सब्सक्राइब और अपने कमेंट ज़रूर करें।